ओ बसंते, ये इतना सन्नाटा क्यों है भाई? दोस्तों, यही वो डायलॉग है जो ए.के. हंगल साहब की पहचान बन गई थी और ए.के. हंगल साहब बन गए थे रहीम चाचा। अच्छा अब्बा। जा रहे हो? चल थोड़ी दूर साथ चलता हूँ, सैर भी हो जाएगी। नहीं अब्बा, आप आराम कीजिए। ठीक है। वो साल था 1975 और फिल्म थी शोले। ओ बसंते, ये इतना सन्नाटा क्यों है भाई? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जिसमें हंगल साहब का तो काम बहुत थोड़ा ही था, लेकिन वो डायलॉग हम आज तक भी नहीं भुला सके। जानते हो दुनिया का सबसे बड़ा बोझ क्या होता है? बाप के कंधों पर बेटे का जनाजा। और तुम? मेरी नमाज का वक्त हो गया। कोई मुझे मस्जिद तक चलो। मुस्लिम ना होते हुए भी ए.के. हंगल साहब ने रहीम चाचा बनकर दिखाया था। दोस्तों नमस्कार, मैं कुमार जीवन और आप देख रहे हैं कुमार जीवन चैनल। अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो अनुरोध है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक और शेयर जरूर करेंगे प्लीज। ए.के. हंगल साहब की सबसे पहली फिल्म आई थी 1966 में और फिल्म का नाम था तीसरी कसम। ये फिल्म महान लेखक फणीश्वर नाथ रेणु के कहानी पर आधारित है। इस फिल्म के मुख्य भूमिका में राज कपूर साहब थे और ए.के. हंगल साहब राज कपूर साहब के बड़े भाई बने थे। दोस्तों आइए ए.के. हंगल साहब के व्यक्तिगत जीवन के बारे में दो लाइनें बातें कर लें। ए.के. हंगल ने स्वतंत्रता संग्राम को काफी करीब से देखा है। क्या है कि जिनके हाथ में ताकत गई ना लड़ाई के बाद, आज़ादी की लड़ाई के बाद, 2-3 जनों को छोड़ के बाकी अच्छे आदमी नहीं थे। तो पावर जिनके हाथ में गया ना आज़ादी के बाद, आज़ादी का वो को खास करेक्टर वाइज अच्छे नहीं थे। पेशावर से कराची जाने के बाद 2 साल के लिए जेल में डाल दिया गया था। मतलब ये कि आज जेल चले गए 6 महीने और फिर लीडर बन गया, उसको नहीं होता। आप अंदर से क्या है, क्या करेक्टर है आपका, क्या कुर्बानियां करी आपने,
देश के लिए आप क्या सोचते हैं? बस पैसा है, पैसा है, पैसा है, तो वो तो कोई कुर्बानी नहीं है, वो कोई कैरेक्टर नहीं है। आप समाज के लिए क्या करते हैं? समाज के लिए कितनी कुर्बानियाँ उठाते हैं आप? उसके कारण ये होना चाहिए। वो बहुत कम था। शुरू में कुछ लोग थे जिन्होंने कुर्बानियाँ की, बाद में जो लोग आए तो वो पैसा कमाने के लिए आए। ये देखो आप जिसके लीडर को देखो, गांधी टोपी पहनी हुई है, करोड़पति है, धोतियाँ खद्दर की, कुर्ते खद्दर की, कार में बैठते हैं, चले 5 लाख की कार। ये देखकर हमको तो बहुत बुरा लगता है। बुरा यूँ लगता है कि लोगों ने जाने दी अपनी आज़ादी के लिए, किस लिए कि आम आदमी को कुछ फायदा पहुँचे। सन 1949 में भारत के विभाजन के बाद वो कराची से सीधे मुंबई चले आए और बॉम्बे आते ही इप्टा थिएटर ग्रुप ज्वाइन कर लिया था, जहां वे बलराज साहनी और कैफे आदमी जैसे दिग्गज कलाकारों के साथ काम किया। जब वे फिल्म लाइन में आए तो उनकी उम्र 40 से 50 के बीच में थी। समझ लीजिए आधी जवानी जा चुकी थी। उसी वक्त 1966 में फिल्म तीसरी कसम से अपना फिल्मी डेब्यू किया था। फिल्म के डायरेक्टर थे बासु भट्टाचार्य जी और ए.के. हंगल साहब राज कपूर साहब के बड़े भाई साहब बने थे इस फिल्म में। ए.के. हंगल हमेशा सभ्य और भले मनुष्य के किरदारों के लिए जाने जाते हैं। दोस्तों, साल था 1971 और ए.के. हंगल का पूरा नाम अवतार किशन हंगल है। गुड्डी फिल्म हिट हुई और फिर ए.के. हंगल साहब को मिली राजेश खन्ना की बावर्ची। इस फिल्म में सुपरस्टार राजेश खन्ना भी ए.के. हंगल के एक्टिंग से काफी खुश और संतुष्ट थे। इस फिल्म में सारे भाइयों में सबसे बड़े भाई का किरदार निभाया था ए.के. हंगल साहब ने। मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ, लेकिन हुआ क्या है? किसने अपमान किया तेरा? आपने? मैंने? आपकी तरक्की होगी और मुझे लोगों के बताएगा। क्यों? आप नहीं कह सकते थे? जिस घर में भाई की खबर बाबूजी से लेनी पड़ती है, उस घर में रहने का क्या जरूरत है? अरे सुन इधर लो, बताता कब? अभी तो आया हूँ, वो तो हाथ ही रघु मिल गया इसलिए। ले मुंह मीठा कर। अरे सिर्फ तरक्की नहीं हुई, 3 साल का बावर्ची 1972 में रिलीज हुई थी और बिल्कुल तहलका मचा दिया था। फिर आया साल 1974 और ए.के. हंगल साहब को फिल्म मिली कोरा कागज। कॉलेज में तो तुम्हें लिखने का काफी शौक था। जी हाँ। आजकल भी लिखते हो क्या? जी हाँ, कभी कभी। तुम जैसे लायक आदमी के लिए लिखना क्या मुश्किल। अर्चना आओ देखो, शादी वादी हुई क्या? जी नहीं, अभी नहीं। वैसे तो स्कॉलर को अपने अंदर की जिंदगी से ज्यादा प्यार होता है और शादी के बाद घरेलू जिम्मेदारियां बढ़ने की वजह से पैसे के लिए बहुत कुछ कंप्रोमाइज करना पड़ता है। सुकेश, तुम्हारी क्या राय है इस पर? जी, पैसे के बारे में मैंने कभी सोचा ही नहीं। वेरी गुड, इसीलिए तुम्हें एक अच्छे साथी की जरूरत है। कोरा कागज विजय आनंद साहब की फिल्म थी और हीरोइन थी जया भादुड़ी और ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। दोस्तों, ए.के. हंगल साहब ने 35 वर्षों में करीब 225 फिल्मों से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया। फिर आया साल 1975 और ए.के. हंगल साहब को फिल्म मिली दीवार और शोले। दीवार जब मिली तो ए.के. हंगल साहब को बिग बी अमिताभ बच्चन के साथ काम करने का मौका मिला। दीवार एक ब्लॉकबस्टर फिल्म थी और इस फिल्म में ए.के. हंगल साहब ने एक गरीब पिता का किरदार निभाया था। अगर आपको बुरा ना लगे, ये क्या है? आपने बताया नहीं आप कौन है? मैं वो अफसर हूँ जिसने आपके बेटे को गोली मारी। क्या किया था मेरे बच्चे ने? अपने भूखे माँ बाप के लिए रोटी चुराई थी, यही ना? अरे बड़े इंसाफ वाले बनते हो तो उन्हें गोली मारो जो दुनिया भर के काले धंधे करते हैं। मैं जानती हूँ उन्हें कोई कुछ नहीं कहता, बस हमको गोली मारी जाती है। मैं बहुत माफी चाहता हूँ आपसे। मेरी बीवी अनपढ़ औरत है, पता नहीं क्या क्या कहेगी, लेकिन मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं। आपने जो किया ठीक किया। 1975 में ए.के. हंगल साहब ने रमेश सिप्पी की शोले और देव साहब की इश्क दोनों फिल्में एक साथ कर रहे थे। उस वक्त एक दिन में 2 शिफ्ट काम करना एक आसान काम नहीं था।
दोनों फिल्मों के सेट पे टाइम पे आना जाना बड़ा मुश्किल होता था। देव साहब ने A.K. हंगल साहब के आने जाने के लिए हेलीकॉप्टर की व्यवस्था कर दी थी ताकि समय कम लगे और एक ही दिन में दोनों फिल्म की शूटिंग हो सके। देव साहब की फिल्म की शूटिंग चल रही थी काठमांडू में और रमेश सिप्पी की शोले फिल्म चल रही थी भारत में। लेकिन दोस्तों फिल्म शोले में A.K. हंगल साहब के द्वारा निभाए गए रोल रहीम चाचा का जो किरदार था वो आज भी हम भुला नहीं पाए हैं। ओ बसंते, और इस रोल की पूरे दुनिया में व्यापक रूप से सराहना की गई है। ये इतना सन्नाटा क्यों है भाई? 1982 में एक फिल्म बनी थी खुद्दार, उसमें भी A.K. हंगल साहब ने काम किया था और उसमें भी A.K. हंगल साहब का नाम रहीम चाचा ही रखा गया था क्योंकि ये नाम काफी प्रसिद्ध हो गया था। अरे औरत का पेट ऐसे कब होता है? अरे बच्चा जब हाँ 1.5 लाख लग गया तुमको भी समझने। तो सीधे बोलना ये यूं क्या क्या? अच्छा अच्छा सुनो, वो एक मर्तबा ऐसे हो जाता है, दोबारा कितने दिन बाद होता है? 2 साल 3 साल, कम से कम 1 साल। 1 साल? हाँ 1 साल। चाचा इधर बैठो। मैंने एक छोकरी देखी, हफ्ता भर पहले वो ऐसी थी, परसों देखा तो मैदान सा। मतलब जचकी हो चुकी थी? हाँ यानी बच्चा हो गया था? हाँ हो गया था। लेकिन आज देखा तो फिर वही। नहीं, तूने किसी और को देखा होगा। अरे अल्लाह की कसम वही लड़की थी। देख कसम मत का गुनाह होगा। आपकी कसम चाचा। ऐसा हो ही नहीं सकता, कयामत आ जाएगी। अरे चाचा मैं सच कह रहा हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो तूने किसी और को देखा होगा। कमाल है। लेकिन दोस्तों शोले के रहीम चाचा आज भी हमारे दिल में बसते हैं। ओ बसंते, ये इतना सन्नाटा क्यों है भाई? A.K. हंगल साहब की बहुत सारी फिल्में आई और सारी फिल्म लगभग हिट रही थी। 70 से 80 के दशक में भी A.K. हंगल साहब बिल्कुल एक्टिव थे। एक फिल्म आई थी 1982 में, फिल्म का नाम था शौकीन। शौकीन फिल्म में हंगल साहब ने बिल्कुल अलग किरदार निभाया था। इस फिल्म में 3 एक्टर थे और तीनों के 3 बिल्कुल माहिर एक्टर थे। उनका नाम था अशोक कुमार साहब, दूसरे थे उत्पल दत्त साहब और तीसरे थे A.K. हंगल साहब। अरे उतारो ना ये तब झोला झंडा। चुप रहो यार, अंदर कुछ पहने हो तो उतारू, नंगा रहूंगा क्या? कपड़ों की रखवाली करोगे? अरे चौधरी जी, उसको भी नहाने दीजिए ना, यहाँ कोई किसी के कपड़े नहीं चुराता। सकाराम तुम भी नहाओ, जाओ। बचाओ। वैसे तो फिल्म के हीरो थे मिथुन चक्रवर्ती, लेकिन इन तीनों महारथियों ने फिल्म में बिल्कुल तहलका मचा दिया। अब यूँ कह सकते हैं कि इन तीनों के ऊपर फिल्में टिकी थी। बात 1983 की है जब अमिताभ बच्चन की तूती बोलती थी। फिल्म नमक हराम तो याद ही होगा। अमिताभ बच्चन के साथ A.K. हंगल का किरदार देखने लायक था। 2 महीने से आप 2 एक दिन कर रहे हैं, ये भी कोई तरीका है? कल तक फैसला हो जाना चाहिए, नहीं तो। जी मशीन में हाथ मैंने दिया था या आपने दिया था? मुआवजा किस चीज का? आप मालिक हैं इसलिए आपका फर्ज है। मेरा फर्ज क्या है मुझे मत सिखाइए। एक तो भीख चाहिए, वो भी धमकी से। धमकी नहीं, चेतावनी, वार्निंग। हाँ, गेट आउट। आई सेड गेट आउट। इसी फिल्म में एक और किरदार निभाया था एक हंगल साहब ने, और वो था सुपरस्टार राजेश खन्ना के साथ। आदमी वोट नहीं रहा, सोच के देखो, अगर ये मालिकों का आदमी होता तो मालिक सबके सामने की पोल नहीं खोलते। ये मालिकों की चाल है, वो झटकाना चाहते हैं। क्योंकि उनका आदमी होते हुए भी अब मजदूरों का दोस्त बन गया है। और जिसको देखने के बाद दर्शक A.K. हंगल साहब को भूल नहीं सके। दोस्तों A.K. हंगल साहब के जीवन में सब कुछ तो ठीक ही रहा,
लेकिन अंतिम दिनों में वे किराए के मकान में ही रह रहे थे। उनको पैसे वाले और नेताओं से अधिकतर शिकायत रही। उनका कहना था कि पहले के लीडर भी अच्छे थे और लोग भी अच्छे थे। कितने आलीशान मकानों में रहते हैं, मैंने इतनी कुर्बानी करी, किराए के मकान में रह रहा हूँ। हम भी ऐश करना जानते हैं, ऐसी बात नहीं है, मगर ये सिर्फ ऐश करते हैं, काम कुछ नहीं करते। भी पहले लोग लीडर भी अच्छे थे, लोग भी अच्छे थे, अब न लीडर अच्छे हैं न लोग अच्छे। वे अमिताभ बच्चन और शशि कपूर को बहुत अच्छा एक्टर मानते थे। राजेश खन्ना इनके प्रिय थे। दोस्तों, एक फिल्म थी अवतार जो 1983 में आई थी। इस फिल्म में दोनों ने बहुत ही मस्त किरदार निभाया था। अनवर, बेटा मैं कहाँ जाऊंगा? तेरे सिवा मेरा इस दुनिया में कौन है? मुझे अपने घर से मत निकाल बेटे। मैंने इस घर के लिए क्या कुछ नहीं किया, कपड़े धोए, बर्तन मांजे। A.K. हंगर साहब ने राजेश खन्ना साहब के साथ करीब 16 फिल्मों में साथ काम किया था। ये आदमी वोट नहीं गिरा, जरा सोच के देखो, अगर ये मालिकों का आदमी होता तो मालिक साहब के सामने की पोल नहीं खोलते। ये मालिकों की चाल है, वो चढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि उनका आदमी होते हुए भी अब मजदूर होगा, दोस्त बन गया है। A.K. हंगर 80 और 90 के दशक में काफी व्यस्त रहे। लगभग 250 फिल्मों में उन्होंने काम किया। 1985 में आई फिल्म अर्जुन, बेवफाई, मेरी जंग। 1986 में फिल्म आई एक चादर मैली सी, आई डकैत, सत्यमेव जयते। दोस्तों, A.K. हंगर साहब ने इतने फिल्मों में काम किया कि गिनाना बड़ा मुश्किल है। 2001 में एक फिल्म आई थी, फिल्म का नाम था लगान। आप सभी जानते होंगे, आमिर खान की फिल्म थी। इसमें A.K. हंगर साहब ने बड़ा अच्छा किरदार निभाया था। दोस्तों, 2006 में A.K. हंगर साहब को पद्म भूषण अवार्ड मिला, लेकिन वे इस अवार्ड से खुश नहीं थे। ये अवार्ड राष्ट्रपति अब्दुल कलाम द्वारा दिया गया था। तो शुरुआती दौर में A.K. हंगर साहब एक दर्जी का काम किया करते थे। A.K. हंगर साहब 26 अगस्त 2012 को इस दुनिया को अलविदा कह गए। लेकिन उनका एक कहना था कि हर कोई चाहता है कि उनको बड़ा अवार्ड मिले, जैसे पद्मश्री है, पद्म भूषण है, हर कोई चाहता है ये चीज। लेकिन हंगर साहब कभी भी अवार्ड के पीछे नहीं भागे। अवार्ड से उनको कोई मतलब नहीं था। 2006 में उनको पद्म भूषण अवार्ड दिया गया तो उन्होंने कहा, इस अवार्ड का मैं क्या करूंगा, चाटूंगा इसको। ये देखो, कलाम साहब दे रहे हैं पद्म भूषण, ये देखो, ये नाम है, पैसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम पैसा कमाने के गरज से आज़ादी की तारीख में शामिल नहीं हुए थे। संस्कृत की एक मिसाल है, यथा राजा तथा प्रजा, है ना? जब राजा ही आते होंगे तो प्रजा भी तो। कोई जो हमको पद्म भूषण मिला, मुझे कोई लंबी चौड़ी खुशी नहीं, क्या करूंगा इसको, मैं काटूंगा। अंतिम दिनों में 2012 में कृष्ण और कंस में अपनी आवाज देनी थी। इसके ठीक कुछ ही समय बाद इनका निधन हो गया। भगवान उनके आत्मा को शांति दे। उनकी एक फिल्म थी, फिल्म का नाम है परिचय, जो परिचय आज भी हम भूल नहीं सकते। कहिए मामा जी, कैसे आना हुआ? ओ भाई, तुम्हारी एक चिट्ठी आई थी। किसकी चिट्ठी? अमित की। क्या लिखा? मेरी नौकरी तो बन गई मामा जी, 2 दिन के अंदर अंदर ड्यूटी ज्वाइन करनी होगी। कहाँ? बहुत अच्छी कंपनी है और नौकरी भी बहुत अच्छी है। पहुंचना कब है? 18 तारीख को। 18? मतलब 2 दिन बाद? जी हाँ। इतनी जल्दी कैसे जाओगे? और यहाँ क्या होगा?
हाँ वो मुश्किल है क्योंकि राय साहब यहाँ नहीं है और बच्चे, उनका क्या होगा? लेकिन मामा जी ये नौकरी हाथ से चली गई तो भी अच्छा नहीं होगा। देख लो भाई, मेरा तो ख्याल है कि राय साहब के आने से पहले कोई फैसला नहीं करना चाहिए। अच्छा तो मैं चलता हूँ, जरा गनी साहब के यहाँ भी जाना है। बहुत जल्दी मिलेंगे दोस्तों, नमस्कार।